Hello students, today we will understand a new concept, reversibility of daneill cell and effect of external potential। ये जो जिंक कॉपर का सेल है, इसको daneill सेल के नाम से भी जानते हैं। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो उसी से हमने एक जिंक कॉपर सेल यहाँ पर लिया है और जिंक कॉपर सेल में जिंक इज एक्टिंग एज एनोड एंड कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड। तो जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ और फ्लो ऑफ करंट होगा कॉपर से जिंक की तरफ। याद रखें, फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि अगर किसी सेल पर हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दे या किसी दूसरे सेल से हम एक्सटर्नल पावर्स को दें, तो इसका इफेक्ट किसी daneill सेल पे या सेल पे किस हिसाब से होता है। तो उसमें तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लिया है या अप्लाइड पोटेंशियल लिया है, E एक्सटर्नल इज लेस देन द सेल पोटेंशियल, जो कि 1.1 वोल्ट है। यहां पर जिंक कॉपर का जो स्टैंडर्ड सेल है उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है और हमने यहां पे लिख दिया E नॉट ऑफ द सेल। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल कम है सेल के पोटेंशियल से, यहां पर जरूरी नहीं है कि हम स्टैंडर्ड सेल का ही इस्तेमाल करें, हम किसी भी एक्टिविटी वाले सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि जो अप्लाइड या एक्सटर्नल पोटेंशियल है अगर वो कम है, अगर वो कम है तो इसका इफेक्ट इस पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा ना फ्लो ऑफ करंट होगा, लेकिन करंट का थोड़ा सा अपोज हो जाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा है इसलिए करंट का थोड़ा सा अपोज हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जो जिंक है वो एनोड ही रहेगा और कॉपर जो है कैथोड ही रहेगा। और इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट वो जिंक से कॉपर, फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कॉपर से जिंक की तरफ होगा एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिंक से कॉपर की तरफ। जिंक will dissolve, zinc will dissolve at anode and copper will deposit at cathode। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं, अगर सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है, यानी अप्लाइड पोटेंशियल या एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे फ्लो करेंगे, बस थोड़ा सा उनकी स्पीड में फर्क आएगा क्योंकि यहां पर अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने लगाया है। अब देखते हैं हम सेकेंड कंडीशन में क्या होता है। अब ये सेकेंड कंडीशन है जिसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है, जिसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है। इस कंडीशन में कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो फ्लो ऑफ करंट। और जो जिंक का डिके हो रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा, जो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है डिके ऑफ कॉपर, डिके ऑफ जिंक स्टॉप एंड डिपोजिशन ऑफ कॉपर दैट विल आल्सो स्टॉप। तो इसमें किसी भी डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है, यानी जितना ही करंट सेल को दे रहा है उतना ही करंट सेल से निकल रहा है। तो जब दोनों चीजें आपस की बराबर में टकराएंगी तो फ्लो ऑफ करंट, ना तो किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। एक्सटर्नल पोटेंशियल तो सेल पोटेंशियल के बराबर होता है। अब अगर हम इसमें एक केस देखते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज्यादा कर दें
देन 1.1 वोल्ट और सेल पोटेंशियल। तो इसमें क्या होगा, अब जो है हमारा एनोड की तरह काम नहीं करेगा, अब ये एनोड बन जाएगा कैथोड, और यहां पर जो कॉपर पहले कैथोड था अब वो बन जाएगा एनोड, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने ज्यादा दे दिया है, तो कॉपर विल बेयर नेगेटिव चार्ज और जिंक जो नेगेटिव था दैट इज नाउ पॉजिटिव चार्ज। अब करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होने लगेगा, दिस इज नाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज नाउ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगेंगे, यानी हमारा जो डैनियल सेल है अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है तो हमारा सेल जो है रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब एक्टिंग एनोड विल नाउ एक्ट एज कैथोड और एक्टिंग कैथोड विल नाउ एक्ट एज एनोड। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा होता है सेल पोटेंशियल से, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, नाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड फ्लो ऑफ करंट ये हो जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ। तो जब सेल पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देते हैं तो हमारा डैनियल सेल जो है रिवर्स हो जाता है, यानी एनोड बन जाता है कैथोड और कैथोड बन जाता है एनोड। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। इस कंडीशन में ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम ना करके एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। जो पहले सेल वर्क कर रहा था जिसमें जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था, उसमें जिंक का डिके हो रहा था और कॉपर का डिपोजिशन हो रहा था। लेकिन अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, कॉपर एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर की रॉड का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा और जिंक की रॉड पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो गया और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो गया। तो दोनों चीजें रिवर्स होने से कैथोड एनोड में बदल गया और एनोड कैथोड में बदल गया। इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल। ओके, तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके बाद हमने देखा रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंसंट्रेशन फिक्स होता है 1 मोलैरिटी का, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही मोलैरिटी का या 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन के साथ किसी सेल को बनाएं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लें। इससे हमें अलग अलग डिजायर्ड ईएमएफ के या डिजायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेल नहीं मिल सकती। ईएमएफ मैं बता देता हूं, EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल। अब यहां पर हम ई सेल को डिटरमाइन करेंगे, ई सेल को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर ई नॉट ऑफ द सेल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हालांकि ई नॉट ऑफ द सेल का इस फॉर्मूले में यूज होगा और जो फॉर्मूला हम यहां भी यूज करेंगे वो होगा नर्स्ट इक्वेशन। तो देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन के लिए एक जनरल हम रिएक्शन लिखते हैं कि जैसे कोई आयन है जिस पर n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस n एक्वस, और इसने n इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है और ये कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, m सॉलिड। ओके, तो इसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन दी जाती है कि अगर इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्ड की बजाय यूज करेंगे वर्ड एक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम इसमें वर्ड यूज करेंगे एक्टिविटी। अब यहां पर नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT ओवर NF ln, एंड यहां पर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। यानी यहां पर हम जो लेंगे वो बेसिकली होगा ln Q। Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई जिंक सेल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास कोई जिंक का इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn डाई पॉजिटिव Zn is equals to E naught of Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस RT ओवर NF log Ln। कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उसके लिए Zn सॉलिड ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जिंक डाई पॉजिटिव आयन। और इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन इस तरीके से लिखी जा सकती है, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड। तो इस तरह की अगर कोई रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन के लिए हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बता देते हैं। R है गैस कांस्टेंट, ठीक है, R की वैल्यू यहां पर होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू है। T यहां पर उन्होंने लिया है 298 केल्विन और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज हो रहे हैं। यहां पर हम देखेंगे ये जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसलिए यहां पर N की वैल्यू 2 हो जाएगी। और F जो होता है दैट इज कॉल्ड फेराडे कांस्टेंट, फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम ये राउंड ऑफ वैल्यू है फेराडे कांस्टेंट की। वैसे 1 फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 रेज़ टू द पावर 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इसमें हम 1 मोल, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 into 10 raised to the power 23 का। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी, राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम। तो कभी भी आप F की वैल्यू भूल जाए, ये इतना याद रखना है कि 1 फेराडे जो है दैट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई जिंक का इलेक्ट्रोड इस तरह से रिड्यूस हो रहा है तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अब आगे देखते हैं एक चीज और कि अगर इसमें देखिए तो यहां पर Zn सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर Zn एक्वस मीडियम में आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन में करंट के कंडक्टेंस के लिए या करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो सॉलिड की एक्टिविटी है, मैं कॉन्सेंट्रेशन को यहां पर एक्टिविटी ही कहूंगा, यहां पर जो सॉलिड की एक्टिविटी है वो यूनिटी हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। तो एक स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड स्पीशीज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, वो यूनिटी होती है, हम उसको यूनिटी मानते हैं। तो ये इक्वेशन में अगर सॉलिड की एक्टिविटी 1 हो जाएगी यानी इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, E Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Zn स्लैश Zn माइनस RT, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन में? अगर हम n की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी 2, तो यहां पर लिख देंगे 2F ln नेचुरल लॉग होता है, मैं इसको आगे एक्सपेंड करेंगे हम। ये हो गई हमारी यूनिटी 1 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयन। ये इस तरह से एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है। अभी हमने एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी। मान लीजिए हमारे पास एक Zn एंड Cu सेल है, यानी जिंक कॉपर सेल है, तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो हमने जिंक के लिए लिखा था E
Zn dipositive slash Zn is equals to E naught of Zn dipositive slash Zn minus RT over 2F into Ln 1 upon concentration of zinc ion, 1 upon concentration of zinc ion। तो कॉपर की जो रिएक्शन होगी वो कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन इस तरह की से होगी, कॉपर डाइपॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड। तो इसके लिए जो रिएक्शन लिखी जाएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी, कॉपर डाइपॉजिटिव स्लैश कॉपर इक्वल टू ई Cu डाइपॉजिटिव स्लैश Cu माइनस RT। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो यहां पर 2 इंटू F इंटू Ln एंड 1 अपॉन कॉपर कॉन्सेंट्रेशन आए, क्योंकि अगर हम यहां पर लिखेंगे इस रिएक्शन में सॉलिड ऊपर आएगा तो उसकी एक्टिविटी बन जाएगी, इसलिए हमने इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख लिया है। अब हम जानते हैं कि एक सेल में जो जिंक होता है वो एनोड की तरह काम करता है और कॉपर होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाता था, ई नॉट ऑफ द सेल में मैंने आपको बताया था, यहां पर हो जाएगा ई नॉट ई, अगर हम इसको पुराने फॉर्मूले से देखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्लैश माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर हम इन दोनों की जब वैल्यू रखेंगे तो ई सेल हमें यहां पर मिल जाएगा। तो अब हमारे पास यहां जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रहा और यहां कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रहा। तो हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, वही पुराना मेथड लेंगे। ई सेल का फॉर्मूला हमने बताया था कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, यहां पर कॉपर है कैथोड और यहां पर जिंक है एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड वही पुराना फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। इसको हम जब लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा ये ई नॉट ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस RT ओवर 2F Ln 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन। अब इस फॉर्मूले में यहां पर माइनस लगा है तो माइनस माइनस ये वाला जो माइनस है वो आगे प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे ई नॉट ऑफ जिंक डाइपॉजिटिव स्लैश जिंक प्लस RT ओवर 2F और यहां पर Ln 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसमें से हम ई नॉट वाले टर्म्स जो हैं, इसमें से जो ई नॉट वाले टर्म्स हैं हम उनको अलग कर लेते हैं, ई नॉट वाले टर्म्स हम अलग कर लेते हैं। तो जो हमें ई नॉट वाले टर्म्स हम जब अलग करेंगे और जब हम और इसमें से RT को जब हम कॉमन ले लेंगे, RT को जब हम कॉमन ले लेंगे और ई नॉट वाले टर्म्स हम अलग करेंगे तो आगे जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो अब हम जब इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे यानी ई नॉट वाले टर्म्स हम एक तरफ ले आएंगे और RT को कॉमन ले लेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी फाइनली वो इस तरीके से मिलेगी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ Zn प्लस स्लैश Zn माइनस फिर आ जाएगा इसके बाद माइनस RT ओवर 2F और यहां पर रहेगा Ln 1 अपॉन कॉपर डाइपॉजिटिव माइनस Ln 1 अपॉन जिंक डाइपॉजिटिव। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है और यहां पर एक फॉर्मूला लगता है Ln जो है या लोन जो है वो नेचुरल लॉग होता है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और वो फॉर्मूला क्या फॉलो करेगा बता देता हूं, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल्स टू हो जाता है log m अपॉन
n। तो यहां पर ये log n है, ये log n है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी E cell is equals to E naught of copper electrode standard potential minus standard potential of zinc electrode minus RT over 2F और ln concentration of zinc dipositive over concentration of copper dipositive। अगर किसी को स्टेप समझ में नहीं आया हो तो फिर से बता देता हूं, ये 1/Cu डाइपॉजिटिव होगा एंड 1/Ln लिख दिया, 1/जिंक डाइपॉजिटिव होगा। तो जिंक चला जाएगा ऊपर और कॉपर ये 1 चला जाएगा यहां कॉपर के साथ, तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है। अब यहां पर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, इतना पार्ट जो है, जो इतना पार्ट है E नॉट ऑफ द कॉपर माइनस E नॉट ऑफ द जिंक, ये क्या बन रहा है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, इसको लिख सकते हैं E नॉट ऑफ द सेल। तो E सेल इज इक्वल्स टू आ जाएगा E नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT ओवर 2F ln concentration of zinc dipositive ion over concentration of copper dipositive ion। ठीक है, ये एक्सप्रेस करने का मतलब है, मैं आप बता दूं, जहां जहां भी आप ln देखें तो ln का मतलब होता है ln is equal to log base e, इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू log base 10। ठीक है, ये नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 इंटू लॉग बेस 10, क्योंकि जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे लॉग की वो लॉग बेस 10 में करेंगे, बेस ई में नहीं करेंगे, नेचुरल लॉग में नहीं करेंगे, बेस 10 में करेंगे। तो यहां ln की जगह मैं लिख देता हूं ये 2.303। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT ओवर 2F इंटू 2.303 log concentration of zinc dipositive ion over concentration of copper dipositive ion। concentration की बजाय हमें यहां पर वर्ड यूज करना चाहिए एक्टिविटी। जिंक इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर रिड्यूस हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिंक कॉपर सेल के लिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT ओवर 2F multiplied by 2.303 log concentration of oxidized species over the concentration of reduced species। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT और F। अब हम इसमें देखें R की वैल्यू ये है, T की वैल्यू ये है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और F है 96,500 कूलम। तो हम इसको लिख सकते हैं E सेल, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, इसको वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.059 ओवर n। अब यहां पर केवल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लिखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल लिखने हैं। F की वैल्यू हमने रख दी, T की रख दी 298 केल्विन, R की वैल्यू रख दी, और इसको जब सॉल्व किया और इसका मल्टीप्लाई जब सॉल्व किया तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.059 और लॉग concentration of oxidized species over the concentration of reduced species। यही आपकी नर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है और इसका क्या यूज करना है और इससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में।